नमस्कार, हेलो एवरीवन। डीप टॉक में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास आज एक बहुत ही खास मेहमान है, खास दोस्त हैं। एक ऐसे इंसान है जो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से, जो भी मैं काम करता हूँ। और मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है वैसे उनके काम से, पर मेरा ये डीप टॉक मेरा पर्सनली बहुत मन है उनसे बातें करने का। और मुझे लगता है आप लोग भी इससे बहुत सीख सकोगे। मैं एंटरप्रेन्योर्स को लाया हूँ, आईएएस वालों को लाया हूँ, लेकिन इस बार एक ऐसे इंसान को लाया हूं जो पहली बार आई वुड से इतने सारी चीजें ये करते हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। निर्देशक हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, कमेंटेटर हैं, सोशल कमेंटेटर हैं, इंसान हैं, बहुत कुछ है। बिहार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पता नहीं क्या क्या है। बट मोर देन एनीथिंग इज अ वंडरफुल पर्सन, वेरी लार्ज हार्टेड टू हैव कम हियर। प्रकाश झा इज माय गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच सर, डीप टॉक में आने के लिए। Such a pleasure talking to you, Chetan Bhaiya. नहीं नहीं, थैंक यू सर। I have read you, I have heard you, and I know of you, and I know how forthcoming you are when you speak, because ना ही आप अपनी अप्रिसिएशन में अपने को होल्ड करते हैं, ना ही अपनी क्रिटिसिज्म में आप अपने को होल्ड करते हैं, which is a good thing about which I love. And thank you बेशर्म है very much. मतलब। So you have a clean heart and you have an honest mind, which is, so rare these days. So I really am happy to be here talking to you. आप जब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? गरीब घर था, मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल था, अपर मिडिल था, कहाँ था, कैसा था? जब आप छोटे बच्चे थे आपका स्कूल कैसा था, जरा उस बारे में बताओ। क्या थी लाइफ तब आपकी? बेतिया करके एक जगह है पश्चिम चंपारण जिले में, बिहार में। वहाँ एक ब्राह्मण जमींदार परिवार में मेरा जन्म हुआ था। My father was the first graduate from the village. कौन सा साल था ये? मस्ट बी लॉन्ग बैक देन। I was born in 1952. ओके, माशाल्लाह, आप लगते नहीं हो सर। I'm pretty close to getting to being a 70 years old, but it's all kind of like, आई I mean, वांट टू बी लाइक यू व्हेन आई एम 70। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं दे सकता सर, मुझे ये करना है। thank you, thank you. So बचपन हमारा गांव में ही बीता। हमारे दादा थे, हमारे ग्रैंडफादर थे, वो टीचर थे, मिडिल स्कूल में टीचर थे, और वो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अरिथमेटिक। हिंदी मीडियम स्कूल था? हाँ, वो गांव का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। और उसके बाद मेरे फादर, मतलब उनकी हमारे हर जनरेशन में जैसे अनबन होती है, मेरे दादा के साथ अनबन होती रहती थी, तो वो चले गए, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब कर लिया। और हम लोग बाद में थोड़े शहर में आए। फिर बहुत बचपन में ही मेरी, मतलब 9 साल का था तो मेरा एडमिशन हो गया आर्मी स्कूल में, सैनिक स्कूल। और जहाँ हॉस्टल में, मतलब जहाँ हॉस्टल था। और पूरा बचपन जो है, पूरी पढ़ाई और पूरा शुरुआती जीवन जो है वो, मतलब उस मशक्कत में, इट वाज अ रियल आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, जहाँ से कि हम लोग कहाँ कंप्लीट पे, कर, कौन सी सिटी में? बिहार में। और पहला आई वाज इन द फर्स्ट बैच। सो मैं 10 साल का रहा हूँगा जब वहाँ एडमिशन हुआ मेरा, और 7 साल तक वहीं रहा। नेशनल कैसे थे वो डिफेंस। दिन? आई मीन इट्स वेरी यंग एज, 10 साल में घर से अलग रहना। हाँ, और ये बहुत कठिन थे, शारीरिक रूप से बहुत कठिन थे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। रोज सुबह फिजिकल एक्सरसाइजेज, मैराथन रनिंग, एंड शाम को गेम्स, स्पोर्ट्स हुआ करते थे। और स्कूल बहुत बढ़िया था, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे वहाँ, इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन बिहार। एंड आई कंप्लीटेड the entrance exams to National Defense Academy, and I was supposed to go there, but at the last moment, I somehow or the other, I don't know how, what happened, I decided that no, I didn't want to have a military life. पर पहले मतलब 10 से 17 में आपका काफी प्लान यही था कि मैं भी फौज जाऊंगा? हाँ, वो लेकिन थोड़ा लिखना पढ़ना, थोड़े ड्रामा, थोड़े पेंटिंग, थोड़े ओरिएंटेशन उस तरह की थी हमारे। जो वो क्लासेस होते थे वहां मेरी बड़ी पूछ होती थी, बिकॉज कुछ अच्छा हो जाता था मेरे से।
तो पर वहां तो सर उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, ना तब इंटरनेट था, ना था कोई ज्यादा मास मीडिया भी था, और आप जैसे इस तरीके का बिहार की छोटे शहर कह रहे हो, वहां पे क्या क्रिएटिविटी और क्या थिएटर और क्या क्रिएटिव एस्पिरेशंस कैसे मतलब कोई रख सकता है कि रखते थे लोग? हमारे यहाँ स्कूल में प्लेज होते थे, मैकबेथ होता था, जूलियस सीजर होता था, और वाह। प्लेज होते थे. इट वाज अ अच्छा। वेरी स्ट्रॉन्ग स्कूल. वी हम्म। हैड ऑल दिस बिकॉज हमारा वो जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट आईएससी वाला कोर्स था, उसको बाद में हम्म। जाकर के वो चेंज हुआ हम्म। टू हायर सेकेंडरी, हम्म। टू सीबीएसई. उससे पहले का जो था ना, विच वाज अ बोर्ड राइट फ्रॉम यूके. हम्म। Anyway, so we had those हम्म। teachers, and we had the academic and the physical training. It was, I mean, I think those 7 years foundation is still working well for me, हाँ। physically and mentally, I think. ओके। So I then I started kind of like, once I completed my CBSE. तो ऑब्वियसली आर्मी छोड़ दिया. तो हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार में एक मानसिकता होती है कि जो हमारे कास्ट से जो लोग आते हैं और पढ़ करके अगर वो लोग पब्लिक स्कूल वगैरह में compete कर जाते हैं, तो उस वक्त था कि अब ये तो आईएएस बन जाएगा या आईपीएस बन जाएगा, मतलब यूपीएससी compete करेगा. वो एक डन मान के चलने वाली बात थी. हम्म। I was sent to Delhi University, and I easily got admission into physics honors. And ये 1970 की बातचीत है. इन रामजस कॉलेज इज इट? रामजस हाँ। रामजस कॉलेज. लेकिन 6-8 महीने में मुझे पता चल गया कि ये मुझे करना नहीं है, मुझे ग्रेजुएट बनना नहीं है, और मुझे यूपीएससी करना नहीं है. नहीं तो ये एक्चुअली सर इंडिया में बहुत लोगों को लगता है, और आपको भी लगा, लेकिन आप अलग लोगों से ऐसे हो कि आपने एक्चुअली छोड़ दिया। हम तो भाग गए, हम तो घर गए, घर गया, 18 छुट्टी में घर गया. उसके बाद डर के मारे पिताजी से तो बात नहीं कर पाया, लेकिन माँ से बात करके उसको कन्विंस किया. फिर माँ ने जब पिताजी को बताया कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, तो माय फादर वाज सो अपसेट एंड कट आए ऑफ लाइक. लगे दो चार? नहीं, मारपीट तो नहीं होती थी, बट ही वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ना है तो खेती कर ले, शादी वादी करा दो इसकी, और रहेगा खेती. मतलब हमारी तो वही थी, खेती बाड़ी थी. सो देयर थिंग वाज कि यू डोंट वांट टू डू फिजिक्स बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टडी, आके इससे खेती कराओ, हल चलवाओ। चलवाया भी. मैं कुछ 6-8 महीने फिर वहीं गाँव में अटका रहा. एक आध फसल मैंने रब्बी की, खरीफ की पैदा की, और बहुत अच्छा। अच्छा रहा. कुदाल क्या क्या चलाए. आप क्या करते थे खेत में, लाइक एग्जैक्टली व्हाट वाज योर जॉब? एवरीथिंग एज अ फार्मर और एज अ लेबरर. ट्रैक्टर चलाता था, हल चलाता था, कुदाल चलाता था, रोपाई करता था, कटनी करता था, धान के और गेहूं के जो है 2 फसल काटे मैंने. फिर उसके बाद तब तक पता कर लिया, कोई इंटरनेट तो था नहीं कि भाई कहाँ क्या कर सकते हैं. तो इवेंचुअली मैंने कहा कि यार, मुझे बड़ा शौक था पेंटिंग का और स्कल्पटिंग का. तो अपने घर के पीछे बगीचे में मैंने एक छोटा सा शेड बना रखा था. वहीं पर मिट्टी के गोंदे लगा करके मूर्तियां बनाता था और पेंटिंग करता था. तो वो अब लगा कि नहीं, अब प्रोफेशनली सीखना चाहिए. और मुझे बॉम्बे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का पता था, क्योंकि मेरे टीचर जो थे सैनिक स्कूल में, हमारे जो आर्ट के टीचर थे, वहीं से आए थे. हम्म। तो वो पता था कि वहां जाकर के सीखना है. तो मैं इवेंचुअली इन 1971 आई फाइनली मस्टर्ड ऑफ करेज, एंड आई वेंट एंड टोल्ड माय फादर कि दैट्स इट, बहुत खेती करा ली हमसे, बहुत कुछ करा लिया, अब मैं जाता हूँ. हम्म। एंड आई लिटरली हैड 300 रुपीज एंड अ कैमरा विच आई हैड बॉट फ्रॉम नेपाल, क्योंकि नेपाल हमारे गांव के बॉर्डर पे है. हाँ। तो याशिका कैमरा एक छोटा सा, मैं बीरगंज जाकर के खरीद के लेके आया था. उसे फोटोग्राफी करता था. उस जमाने बड़ा महंगा होता था चेतन, नहीं उसको नहीं यार। रील को और धुलाना. आयरनी की बात यह है कि थ्री इडियट्स फिल्म जो 2010 में आई, जिसमें एक लड़के ने कहा कि मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को फोटोग्राफर बनना है, तो 2010 में इंडिया ने इस बात को थोड़ा मतलब एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, वो फिल्म हिट हुई, इसका मतलब लोगों को कहीं ना कहीं वो बात चमकी कि हाँ जो दिल की हो। पर आप 1971 में ये कर रहे थे, बिल्कुल. जब जब मतलब ना इंडिया लिबरलाइज था, ना कोई अपॉर्चुनिटी थी, तब मतलब ये कि भाई मैं अपने घर के पीछे थोड़े स्कल्पटिंग करता हूँ, तो चलो अब मैं ये करियर बनाता हूँ। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग। आई एम श्योर आपके आसपास के दोस्त तो ऐसे नहीं सोचते होंगे। सर सब छोड़ चुके थे. सबने सोचा ये पागल हो गया है.
उन्हें बातचीत करना। मेरे पिताजी ने 5 साल मुझसे बातचीत नहीं की। हम्म। जब मैं चलने लगा तो मेरे फादर ने, क्योंकि वो नहीं, पर अब आप स्माइल कर रहे हो इस बात पे, पर वाज इट अ टफ टाइम फॉर यू व्हेन 5 इयर्स ही इज नॉट टॉकिंग टू यू? वाज इट, आपको डाउट आता था अपने मन में कि यार कहीं मैं ही बेवकूफ तो नहीं हूँ? एक दिन के लिए भी डाउट नहीं आया मुझे। मुझे हम्म। बिल्कुल ये समझ में था कि कुछ करना है, अलग करना है। क्या करना है वो यहाँ आके पता चला, मुंबई हम्म। आके पता चला। फिर आप मुंबई आ गए, जे स्कूल में आ गए आप? और जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से वो एक एक पिक्चर, एक एक मोमेंट, सारी चीजें, कौन मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, सारी चीजें याद है ना। आई रिलिश, आई सेलिब्रेट एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। चाहे सड़कों पे सोया हूँ, चाहे जूहू बीच पे सोया हूँ महीनों। सर, पर आप उस टाइम पे लाइक आप जो भी है, आप कह रहे हो कि आप ड्रामा करते थे कॉलेज में, स्कूल में सॉरी, और आप स्कल्पचर करते थे, आर्ट करते थे, जे स्कूल के आर्ट के आप स्टूडेंट हो, और जब आपकी तब चप्पल उठाने की जॉब लगी, तब आपके अंदर साइकोलॉजी क्या थी? आपकी फीलिंग क्या होती थी? आपको तब क्या लग रहा था कि अच्छा है, ठीक है, या मतलब ये मतलब व्हाट वर यू फीलिंग, या करे जा रहे थे बस? चेतन, आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती आर्टिस्ट का चप्पल उठाने में। वाह। वो उसमें क्या प्रॉब्लम है, काम ही है तो। हम्म। वो तब में और आज में कोई फर्क नहीं है। मैं तब भी बड़े मजे में था और आज फिर से वो दिन जी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। सो that's how it started, in those 4 days I understood that if I stay चांद साहब असिस्टेंट देवा के जैसे 12 साल तक तो फिल्म नहीं बना पाऊंगा। 12 हम्म। साल से असिस्टेंट था उनका। So I immediately decided that I have to learn it, I have to professionally train myself। और 4 दिन के बाद जो शेड्यूल पैकअप हुआ तो मैंने टिकट कटाया और पूना चला गया मैं, पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। वहां जाके मैंने पता किया भाई क्या क्या कोर्स है, कैसे है, क्या हो सकता है। 2-3 दिन वहां रहा और इतना हताश हुआ क्योंकि मैं ग्रेजुएट था नहीं, तो मैं डायरेक्शन का कोर्स कर नहीं सकता था। हम्म। मैं एक्चुअली इंटरमीडिएट भी नहीं था क्योंकि मैंने वो फर्स्ट ईयर एग्जाम्स नहीं दिए थे। एक ही चांस था कि मैं एडिटिंग का, फिल्म एडिटिंग का कोर्स कर सकता था, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर करना पड़ता हम्म। क्योंकि उस जमाने में इंटरमीडिएट हुआ करते थे 1 साल का, फिर 2 साल का ग्रेजुएशन होता था। वहां से लौट के आया, राजा राम जी का डेरा छोड़ा, जू वगैरह में रहने लगा। ये जो हमारे भेलपुरी वाले जितने हैं ना, सब यूपी के लोग ज्यादा करते हैं। हम्म। आप गए होंगे हम्म। कभी जू बीच के ऊपर में? हाँ, नहीं, मुझे पता है, काफी वो हाँ, आते तो हैं। इन लोगों ने मुझे जगह दे दी, मैं इन लोग के साथ ही रहता था, थोड़ा बहुत इनका काम कर देता था। बट यहाँ पे मुझे क्या अम, काम करते थे? खड़े हो जाता था काउंटर पे, पैसे ले लेता था, जमा कर लेता था, बिल बना देता था, कुछ करता था। जब शाम का टाइम, भीड़ का आप टाइम इतनी कैजुअली बता रहे हो कि वैसे बस ठीक है, भेलपूरी बना देता था ठेले वाले पे? होता था। एनीवे, चला गया इंस्टीट्यूट। तो मुझे पता था मेरे पास 1 ही साल के पैसे हैं इंस्टीट्यूट में। और संजोग ऐसा हुआ कि जिस साल हम पढ़े उसी साल में ये सब हमारे सब साथी थे। मतलब मेरे क्लासमेट कौन थे? डेविड धवन। मेरे अच्छा। बैचमेट एडिटिंग में अच्छा। रेनू सलूजा, विनोद चोपड़ा, कुंदन शाह, सईद मिर्जा, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, माय गॉड। ये सारा एक बैच था, हम साथ में थे इंस्टीट्यूट में। वाह। और बहुत सारे जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे फील्डों में। लेजेंड्स हैं सर, नॉट जस्ट ये तो मतलब कब से बस बने हुए हैं ये लोग जो आपने बताए। और हम वहां से साल भर किया। साल भर के बाद वो गिरीश कर्नाड होते थे वहाँ डायरेक्टर उस जमाने में, और उनका आर्टिस्ट एक्टरों के साथ में झमेला हो गया। इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक हो गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, हम चले आए। तो 1973 में हम वापस मुंबई चले आए थे। तो आपका एडिटिंग का कोर्स भी एडिट हो गया? पूरी तरह से एडिट हो गया। सिर्फ मुझे कोई डिप्लोमा नहीं है मेरे पास, मैं 1 साल मैंने किया वहाँ। 1 साल आपने रामजस कॉलेज किया है, 1 साल आपने ये किया है, और 1 साल आपने केसी कॉलेज भी किया है, हाँ, खेती भी की है। तो ये जो और 1 साल था, केसी कॉलेज भी किया है 1 साल। केसी तो कर ही लिया था। हाँ, हाँ। केसी में 1 ही साल की जरूरत थी, वो अच्छा, एग्जाम वो एक चाहिए, खत्म। एक था, हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ लेकिन क्या किया, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करता था मैं, काम ज्यादा करता था इंस्टीट्यूट में। तो मैंने कोशिश करके एक डॉक्यूमेंट्री भी एडिट कर ली, एक फीचरेट भी एडिट कर ली डायरेक्टरों के साथ मिलकर के, बिकॉज़ आई वाज रेडी टू डू ओवर टाइम, आई वाज रेडी टू ओवर वर्क, सो दे आई तब तो गॉट। सर ये फाइनल कट प्रो वगैरह नहीं होता होगा? अब तो मैं खुद कर लेता हूँ एडिट, जैसे ये वीडियो मैं खुद ही एडिट करके लगा दूंगा। सर तब मूवी वाला होता था, हाँ। मूवी वाला स्टैंडबैक मशीन जो है
वो भी जब मैं निकलने लगा इंस्टीट्यूट से तब आया। हमारे हाथ जो है वो पूरे मतलब गट्टे पड़ जाते थे और खून निकल जाता था, मूवी वाला रोकते, फ्रेम आते, मार्क करते, वो मशीन होती थी। डिजिटल तो हम लोग सोचते ही नहीं थे, कोई सारी फिल्म होती थी, काटना जोड़ना, ये तो बहुत एडिटिंग मतलब एक्चुअल कैंची चलती थी, मतलब एक्चुअल कैंची तो अभी मतलब राजनीति तक चलाई है हमने। अच्छा, हाँ, हाँ राजनीति। करेक्ट, हाँ, हाँ करेक्ट। हम आ गए 2010 में, तो हमारे पास खुद का एडिटिंग रूम होता था, खुद के हमारे स्क्रीन बाइक थे, मशीनें थी, तो हम मजा आता था काम करने में। क्योंकि सर ये यूथ है और काफी यंग लोग देख रहे हैं, तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े यंग थे तब और बहुत काम कर जा रहे हो इधर से उधर, पर ऐसे लड़कियां शड़कियां, रोमांस, प्यार मोहब्बत, इस सब का आपको टाइम मिलता था या सोचते थे, या मतलब काम में ही लगे रहते थे? आ, होता रहता था, ऐसा कुछ नहीं था, बट समय नहीं जाता था। हम्म। ऐसा नहीं था कि जीवन आदमी जी नहीं रहा था या लोग मिल नहीं रहे थे, वो एक भाव में चीजें होती रहती थी, बट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया बहुत। वो तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह है। तो वो टाइम टाइम काफी बच जाता था उसमें, उसकी वजह से तो अपना काम ज्यादा होता था। हाउ डू यू कीप इन टच विद द कंटेम्पररी, जो आज का समाज है, जैसे जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, इसके लिए भी आप कंटेंट कैसे बना लेते हो? एक अजीब सी गरीब बात है, डू यू नो दैट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एट ऑल, ना मैं मुझे पता है, इंस्टाग्राम। आपके पास व्हाट्सएप नहीं है सर, मेरे को आई मैसेज आपको करना पड़ता है, अरे बाप रे। आप अकेले हो जिसके लिए मुझे, आप व्हाट्सएप नहीं है आपके पास, मुझे पता है ये बात। मैं मैं बिल्कुल ही उसमें जा नहीं पाया। और दूसरी चीज और एक है, आप तो इतना लिखते हो, आप दिन रात, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीख पाया। मैं कंप्यूटर लैपटॉप ऑन कैसे होता है मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई ऑफिस में जाते वक्त मुझे दिखता है कोई कंप्यूटर ऑफ है, तो मैं घबरा जाता हूँ, लोगों को बुला कर भाई इसको ऑफ करो। बट फिर भी आपकी स्टोरीज जो हैं, दे आर कनेक्टिंग एंड यू आर रेलेवेंट टुडे, यू आर, सी यू आर स्टिल रेलेवेंट टुडे। Thank you. But I write a lot every single day with pen and paper. And I'm fortunate to have some assistants and associates who keep on typing, sending it back to me, and we keep working on it. We have created a system through which I am updated. Plus, I enjoy living. So I live with, associates and younger people who are all the time sort of coming up with new ideas, and we keep on discussing. I like talking to younger directors and seeing or reading what's happening. I keep myself abreast. And एक चीज मैंने समझ सीख ली है कि ये कभी कुछ नहीं होता, क्रिएटिविटी जो है ना कभी बूढ़ी होती है, ना पुरानी होती है, ना नई होती है। क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा जवान रहती है, हमेशा जीवंत रहती है। और आप अगर उसको समझ जाओ कि किस तरह से हम इसका ड्रामा समझ सकते हैं और किस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन इसके पीछे 1000 मायने हों तो बात बन जाती है। अगर सीधे सीधे मैं प्यार करता हूं और मतलब वही है, तो फिर ये संवाद होता है। और अगर इसमें लेयर्स हो तो ड्रामा बन जाता है। हाँ, तो थोड़ी सी चीज है, इसको अगर समझ करके हम करते हैं, वो ये आज का जनरेशन हो या 10 साल पहले का राम सीता का जनरेशन हो या आगे आने वाला जनरेशन हो, that's true, that's true. sense and sensibilities will remain the same. They will remain the same. It's how you present it, that's it. आपने शायद एक और फिल्म बनाई, मैं आपको यहाँ पे, आई थिंक आई विल ट्राई टू डू अ स्क्रीन शेयर इफ आई डू दिस। ये दिल क्या करे। अब देखो, आप खुद हंस रहे हो। हाँ, मजेदार फिल्म थी ये। हाँ, and this is more like, doesn't it look like ऐसे कुछ कुछ होता है which came later, like that Yeah, that yeah. zone, है ना, that typical. And then you made another film called Rahul, which I'm not showing the poster, but basically Prakash Jha became mainstream, and I think you tried to, was this an attempt to now make a pure like Bollywood film and not have those roots of Prakash Jha? Well, post Mrityu Dand, a lot of people kind of started talking to me, and the first and the serious talk came from Ajay Devgan. He sent his people and we had a meeting and he said, let's do something together. And I have an adopted girl. So I had this story in my mind. And I baton mein usko sunai and he loved it. So let's do this film. So that's how Dil Kya Kare happened.
पता नहीं कैसे, मतलब I went back to kind of like my Mrityudan time and zone of mind, and then I started working on that Ganga Jal. Yes, and that's exactly what I was going to come to. कि उसके बाद आपने जो that 2003 film Ganga Jal was what I think that's when people knew there is Prakash Jha, and that became your brand of cinema and Yeah. your and Ajay's association, sort of. Right. Yeah, Because, because I mean that's now I'll show you why I felt the poster difference. This is Ganga Jal is from some site which is selling a movie, I think. But anyway, just to see the poster, and this was a hard, gritty. जिन्होंने नहीं देखी film, guys, please do watch it. It's a fantastic film, got a lot of acclaim at that time, and this was heartland film. This is प्रकाश झा की पूरी लाइफ का जो निचोड़ है, like that you derived on all that and your filmmaking skills, I think, for this. yeah. And then Rajniti happened, which was a very, very big film, did very well, and also had the biggest stars and very young stars in a very different kind of role. I don't think Katrina ने कभी उस टाइप के रोल्स किए थे, इवन रणबीर ने कम ही किए वैसे रोल उस टाइप पे. So that was a big film. Was that a big moment for you? Did you believe in that film? Did you ever think इतनी बड़ी casting हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी? वो इतनी बड़ी कास्टिंग या इतने बड़े एक्टर्स और इतने बड़े स्केल पे ही बन सकती थी. राजनीति शब्द सुन के ही आपको लगता है हिंदुस्तान की राजनीति क्या है. और हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आपने मोदी जी के रैलीज देखी हो, आपने इंदिरा गांधी के रैलीज देखी हो, आपने किस तरह के माहौल रहता है पॉलिटिकल ऑफिसेज में और परिवारों के बीच में, तो हमारी फिल्म से कहीं कम नहीं रहता. वो सारा कुछ वैसे ही रहता है. तो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, ऐसे ही होता है. तो वो अगर हम फिल्म बना रहे हैं राजनीति के ऊपर में और एक माइथोलॉजी से ड्रॉ कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, तो इट हैज टू हैव दैट काइंड ऑफ स्केल. सो वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड दैट्स व्हाट वी डिड. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ सिखाने की लोगों को कोशिश करता हूँ, लोग सीखना भी चाहते हैं, कि फेलियर, सक्सेसफुल आदमी ने भी काफी फेलियर सहा होता है. कोई भी नहीं है, विराट कोहली हो, चाहे इसरो का चेयरमैन हो, सब फेल हो चुके हैं. कई बार पब्लिकली भी होते हैं. आपकी भी फिल्में कई चली हैं, कई नहीं भी चली हैं. पॉलिटिक्स में आपकी सोच रही होगी, आप जहां जाना चाहते थे नहीं पहुंच पाए. फेलियर हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो एक तो मुझे बताओ, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए जब आपको लगा हो कि हाँ एक फेलियर मैंने हिट किया है, और आप कैसे डील करते हो. फेलियर की प्रोसेसिंग क्या चलती है आपके दिमाग में, मन में, इमोशन में, दिल में? आप मतलब ऐसे तो बड़े लोग कहते हैं कि फेलियर से आप सीखते हो. विद द फैक्ट लाइक आप हमेशा ज्यादा ज्ञान आपको तब होता है जब आप फेल करते हो. आप जीत जाते हो तो नहीं ज्ञान होता. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर में कभी भी डेमोक्रेसी काम करने वाली नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जीतता है वो सिकंदर होता है और हारने वाले की फिक्र नहीं करता. तो ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल गलत है. क्योंकि जो जीतता है वो मजबूत होता है, वो कभी सही कर ही नहीं सकता. जो आदमी हारा हुआ होता है वही सही कर सकता है. उसके दिल में उसी के दिल में दर्द पैदा होगा. ये हमारा फंडामेंटली गलत चीज है. ये मतलब जो जीत जाए उसको पोडियम पे चढ़ा था. भाई ओलंपिक में तुमने सबसे ज्यादा दूर जेवलिन फेंक दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया यार. जो दूसरा आया, तीसरा आया, जो ना फेंक सके, वो भी तो हमारे लिए आदमी ही है. नहीं, मेहनत तो सभी ने की है. वो तो उस दिन उसका था, ऑफ कोर्स, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम नीरज अचीवमेंट्स, बट या आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. मैं लोगों की बात कर रहा हूँ. नीरज ने तो अपना जो किया वो किया, अच्छा है. लेकिन जिस तरह से हम जीत को उठाते हैं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ और बहुत जेन्युइनली सोचता हूँ कि जो हारा वो ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है. उसके पास ज्यादा सोचने का समय है, वो ज्यादा दर्द समझ सकता है, और वो अगली बार उठेगा तो सही उठेगा. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हार और जीत दोनों ही हमारे जीवन के रास्ते हैं. दोनों से सीखना चाहिए. ना हार से घबराना चाहिए, ना जीत से बहुत प्रसन्न होना चाहिए. आप एक दिन को एक साथ लीजिए. आज का दिन कैसा है और आज के दिन आप क्या सीखने वाले हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है. पैसे का क्या मतलब है आपकी लाइफ में? व्हाट डज मनी मीन टू यू? कि कितना कुछ कर सके जिससे उसका अच्छा उपयोग हो. आपका अपना लाइफस्टाइल, आपकी अपनी लग्जरीज, आपके वो जरूरत के हिसाब से जितनी भी चीजें चाहिए हैं अपने पास, और जो भी चाहिए वो कर सकता हूँ. जो यूथ है, जो आपने एक तरह से तो कहा कि चलता रहता है हार जीत, सफलता, हिट फ्लॉप, ये वो, पर अपना काम करता है. मतलब जो एक यूथ है वो उसे किस दिशा में जीना चाहिए? सक्सेस की तरफ भागना चाहिए? काम कैसे करना चाहिए? आपको क्या, अगर कोई कुछ बनना चाहता है लाइफ में, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है, औकात से ऊपर उठना चाहता है, इंडिया में एक औकात, मैं हमेशा कहता हूँ शब्द होता है, लोग सबको कहते हैं औकात मेरा, किसी को अपनी औकात पार करनी है,
उसे आप क्या बोलेंगे? जो आप सोचो, आप अगर आज 20 साल के होते या 22 साल के होते तो क्या बोलते आप? वो किसी भी साल का, मैं 22 साल का ही हूँ एक्चुअली, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको जिसमें आनंद आए, जिसमें आप एंजॉय करो। और एंजॉयमेंट क्या होती है? एंजॉयमेंट वो होती है कि कुछ खुशी तो हमको मिले और कुछ खुशी दुनिया को भी मिले। आप अगर सिर्फ स्वार्थ बन करके सोचो कि मुझे ही खुशी मिले, वो आनंद नहीं है। किसी को चोट मत पहुंचाओ, खुद आनंद लो, दूसरों को भी आनंद लो। और जब लगे कि मेरे इस काम से उसको चोट पहुंच रही है, तो सोचो जरूर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लक्ष्य कोई भी बनाओ, हो सकता है वो मिले ना मिले, लेकिन उस रास्ते में कुछ तो आगे बढ़ोगे ही। करेक्ट। और जो मिले, जितना मिले, उससे संतोष करो और फिर कोशिश करते रहो। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। आपने हर चीज के बारे में बताया, एक एक चीज, कोई भी चीज को छुपाया नहीं कुछ। यू आर प्राउड एंड इन अ वेरी, यू वेयर योर पास्ट सो वेल, एंड आपने उसको इस्तेमाल किया। और आज I like you don't like being called a legend and all, but I would just say you have the best creation of you is not your movies, but the person you are, the person you have created, the soul, body, the way you think is for me better than even any script. Because ये करना बहुत मुश्किल है। लोग पागल हो जाते हैं बॉलीवुड में। आप, मैं देख चुका हूँ कि लोग, नशा आ जाता है लोगों में, सीधे बात नहीं कर पाते। वो उनको दिखता नहीं है उस बैंड्रा की फिल्में और 2-4 महबूब स्टूडियो और इनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। पर यू नो, आप ड्राइवर देखते हो, आप भेलपुरी वाला देखते हो, आप सब देखते हो, एंड यू थिंक अबाउट लाइफ। सो दैट इज अमेजिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच। एनी लास्ट थिंग्स यू वांट टू से? Thank you, and thank you to everybody who's seen this, heard this, listened to this, and look forward to interacting more. थैंक यू सर।